हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, मैं अपूर्व शर्मा आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि एक व्यक्ति कैसे सुप्रीम कोर्ट का वकील बन सकता है या एडवोकेट बन सकता है। ये एक बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया है, तो स्टेप बाय स्टेप आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप लॉ करना चाहते हैं और बड़े बड़े नाम जो सुप्रीम कोर्ट में फेमस हैं उनकी तरह एडवोकेसी करना चाहते हैं या जो है बड़ा नाम बनना चाहते हैं एडवोकेसी के फील्ड में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको कैसे अपना कैरियर शुरू करना है और कैसे आप जो है इस चीज की ओर 12th पास करने के बाद ही कदम बढ़ाएंगे। तो आज का पूरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक इस कंफ्यूजन में है कि 12th के बाद उन्हें लॉ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे लॉ फील्ड में आना चाहते हैं उनके दो ही सपने होते हैं। या तो वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एक राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल या फिर अदर बड़े बड़े एडवोकेट्स की तरह सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर वो जो है जज बनना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे 12th के बाद बहुत ज्यादा जिन्हें कंफ्यूजन होती है कि उन्हें करना क्या है और लॉ फील्ड उनके लिए कैसा रहेगा, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड, अगर अभी आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, तो आप दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पे मैं आपके जो है सारे क्वेश्चंस के जवाब देता हूं और सारी चीजों को यहां पे एक एक करके सॉल्व करते हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वेरियस स्टेट्स की, उनको मैं डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता हूं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड कराए जाते हैं। और जो भी बच्चे वेरियस स्टेट्स के मेंस देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उनको अगर कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत का वो सामना कर रहे हैं, तो वो मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं और इंस्टा पे कनेक्ट होने के बाद मुझसे सारी जो है अपने डिस्कशन कर सकते हैं और सारी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। मूविंग अहेड, चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, कि सुप्रीम कोर्ट में आप जो है कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बन सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति 12th में होता है तो उसके पास जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे रास्ते होते हैं कि उसे किस फील्ड में जाना है। तो जो भी बच्चे 12th करने के बाद लॉ फील्ड का सोच रहे हैं या फिर वो एडवोकेसी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जब भी आप 12th पास करते हैं तो 12th पास करने के बाद आपको लॉ फील्ड के लिए एक जो है BA LLB का ऑप्शन मिलता है, जो कि 5 ईयर कोर्स होता है, जो आप 12th करने के बाद ही कर सकते हैं। तो इस 5 ईयर कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का LLB करते हैं तो टोटल आपको लॉ की डिग्री लेने में 6 साल का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 12th के बाद BA LLB कर लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर लॉ की डिग्री प्राप्त हो जाती है। और इन दोनों की ही जो है सेम वैलिडिटी होती है और दोनों ही जो है आपको जज बनाने के लिए, एडवोकेट बनाने के लिए पूरी तरह से जो है एलिजिबल हैं। तो जो भी बच्चे 12th पास करते हैं तो उनको किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, तो अगर हम बात करते हैं BA LLB, BCom LLB, BSc LLB या BTech LLB की, जो कि 5 साल का इंटीग्रल कोर्स होता है, इसमें किसी भी बच्चे को एडमिशन लेने के लिए कोई भी परसेंटेज लाने की जरूरत नहीं होती है। कुछ बच्चों का ये मानना है और कुछ लोगों का ये मानना है कि आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए तभी आप जो है किसी भी BA LLB के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कॉलेजेस इंडिया के 45% कितना 45% जो है क्या मार्क्स मांगते हैं 12th में, और इस अगर आप 45% के मार्क्स लाते हो तो उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा 45% का क्राइटेरिया कहीं भी जो है मेंशन नहीं किया गया है। ये कुछ कॉलेजेस की मोनोपोली है जो आपसे इतने मार्क्स मांगते हैं उनके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप बात करते हैं दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की या फिर अदर स्टेट इंस्टीट्यूट्स की, तो आपको देखने को मिलता है कि ये क्राइटेरिया भी वहां पर नहीं होता है। आप बस 12th पास होने चाहिए और आप 12th पास हैं तो आपको जो है BA LLB में एडमिशन दिया जा सकता है। ये जो है हमारा रूल है इंडिया में एडमिशन लेने के लिए। आपके पास 12th में कौन सी स्ट्रीम थी, आप साइंस बैकग्राउंड के थे, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, आप बायो बैकग्राउंड के थे, इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आज के सेशन में पूरा डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर बनने के ऊपर है, तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से ये करना है। तो सबसे पहले जब भी आप 12th पास करेंगे तो 12th पास करने के बाद आपके कितने भी परसेंटेज हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 5 साल का BA LLB करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट देने होंगे वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, वेरियस स्टेट यूनिवर्सिटीज के, और जो एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है भारत में जिसको हम क्लेट के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया मोर देन 10 कॉलेजेस हैं। और इसमें क्या कहते हैं, ये
10 के 10 कॉलेज स्पेशलाइज हैं सिर्फ और सिर्फ बीए, एलएलबी, एलएलबी और सिर्फ एलएलएम कराने के लिए। तो लॉ फील्ड में सबसे जाने माने जो कॉलेजेस होते हैं वो होते हैं हमारे कौन से, क्लैट कॉलेजेस। और क्लैट का आपको पता है कि हर साल जो है क्लैट एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनती है और इन कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो जब आप पहले स्टेप पे आएंगे कि 12th पास करने के बाद जब आपको लॉ करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो है क्या, कुछ कॉलेजेस 45% पे आपका एडमिशन लेंगे तो मिनिमम जो है क्या करना है, मिनिमम जो है क्या 45% लाने हैं। लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वेरियस अदर कॉलेजेस हैं जहां पे कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो ये तो बात हुई जब आप 12th पास करके डायरेक्ट बीए एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीटेक एलएलबी, बहुत तरीके के 5 ईयर्स कोर्स होते हैं, वेरियस यूनिवर्सिटीज, वेरियस कॉलेजेस इनको कराते हैं। तो 5 ईयर कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th पास करने के बाद आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कितने भी मार्क्स हैं, कितने भी परसेंटेज मार्क्स हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें 12th के बाद 3 इयर्स का, उसके बाद जो है वो एलएलबी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं जो कि 3 साल का होता है। तो ऐसे बच्चे जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी में एडमिशन लेते हैं उनका एलएलबी की डिग्री, उनको एडवोकेट की डिग्री कितने ईयर में, 6 साल में मिलती है। ठीक, तो एलएलबी प्रोग्राम में वो बच्चे जो है क्या 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं जब वो ग्रेजुएशन में पास हो जाते हैं। मूविंग हेड, सेकेंड स्टेप जो होता है, सेकंड स्टेप होता है कि एनरोलिंग विद लॉ कॉलेजेस। जैसे ही आप 12th पास करोगे या फिर अपना ग्रेजुएशन पास करोगे तो आपको क्या करना होगा, एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। लॉ कॉलेज मैंने बताया क्लैट जो है सबसे अच्छा जो है एग्जाम और संस्था मानी जाती है लॉ करने के लिए इंडिया में, और जो है ये हर एक ईयर जो है अपने पेपर को कंडक्ट कराती है। अगर आप इसका एंट्रेंस क्रैक करते हो तो एंट्रेंस क्रैक करने के बाद आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। अब हम बात करते हैं क्लैट के अलावा अदर इंस्टीट्यूट में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। जैसे हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की, जिसमें हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, आप जो है बात करिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी आता है। तो हमारे सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अलग अलग सेपरेट एंट्रेंस होते हैं। क्या होता है, ये अपने एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट कराते हैं, और अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आप जो है यहाँ पे 5 ईयर कोर्स भी ले सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर कोर्स भी ले सकते हो। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर कोर्स ही कराया जाता है, कुछ में 3 ईयर कोर्स ही कराया जाता है, कुछ में दोनों ही कोर्स कराए जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर 12th पास। दोनों ही कोर्स जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। ठीक, तो अब यहां तक हमने समझ लिया कि हम जो है क्लैट के थ्रू लॉ कर सकते हैं, जो 5 ईयर कोर्स होता है या 3 ईयर कोर्स होता है, ऐसे ही हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू भी लॉ कर सकते हैं। अब बात होती है स्टेट यूनिवर्सिटीज की। बहुत सारे स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है कि स्टेट्स की अलग अलग अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी होती हैं। ठीक, तो ऐसे यूनिवर्सिटियों में लॉ के कॉलेजेस होते हैं और लॉ वो लोग भी कराते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं उनमें भी क्या कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज वहां पे अवेलेबल होते हैं और उनके भी अपने सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक, उसके अलावा जो है बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी लॉ कराते हैं। ठीक, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी लॉ कराते हैं, और जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात होती है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त है तो आप उससे बीए एलएलबी या फिर एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी डिग्री की भी सेम वैलिडिटी होती है। लेकिन जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के रूल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो उनके द्वारा कराया गया लॉ इंडिया में जो है मान्य नहीं होता है। तो ऐसे कॉलेजेस जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है तो उनसे लॉ करने की मैं अपने पर्सनल तौर पर सलाह नहीं देता हूं। बाकी जो भी कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो क्लैट द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज हो, अगर वो बीसीआई से अप्रूव्ड है और यूजीसी से अप्रूव्ड है तो आप वहां से लॉ कर लीजिए, आपकी डिग्री की सेम वैलिडिटी होती है। मूविंग अहेड, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक, जैसे ही हमने जो है सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने जो है अपने आप को लॉ कॉलेज में एनरोल कराया और लॉ कॉलेज में एनरोल कराने के बाद जो है हमने लॉ की डिग्री वहां से प्राप्त कर ली। ठीक, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। जैसे ही आप अपना 5 ईयर कोर्स या फिर 3 ईयर कोर्स कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको
पास होने के बाद ही क्या करना होता है, सबसे पहले अपने स्टेट के बार काउंसिल में एनरोल कराना होता है। और स्टेट बार काउंसिल के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता है, आप डायरेक्ट जो है अपनी डिग्री लेकर वहां पे जाते हो और उनसे बोलते हो कि मैंने इस कॉलेज से लॉ की है, कृपया आप मुझे अपने स्टेट में एज अ एडवोकेट एनरोल कर लीजिए। तो वो आपको जो है उस स्टेट का क्या करते हैं, उस स्टेट का जो है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का लाइसेंस दे देते हैं और आप उस स्टेट में एलिजिबल हो जाते हो प्रैक्टिस करने के लिए। अब एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे जो है बताना चाहता हूँ कि जब आप जो है अपना लॉ कर रहे होते हैं, मतलब जैसे ही आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, चाहे वो 5 ईयर कोर्स हो चाहे वो 3 ईयर कोर्स हो, तो जब आपका लॉ चल रहा होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको जो विंटर ब्रेक और समर ब्रेक्स दिए जाते हैं, जब आपकी छुट्टियां होती हैं 2 महीने की गर्मियों में और सर्दियों में 15 से 20 दिन या 1 महीने की, जब सेमेस्टर में बीच में आपको छुट्टी मिलती है, तो बहुत सारे इंडिया के इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको इंटर्नशिप कराते हैं, जिसमें डलसा, नलसा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के अंडर आपको इंटर्नशिप करनी होती है, बहुत सारी लॉ फर्म इंटर्नशिप कराती हैं। तो आप उस इंटर्नशिप के लिए जरूर जाएं, क्योंकि वो इंटर्नशिप में आपको जाने से कोर्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज होती है कि कैसे कोर्ट काम करते हैं और कोर्ट का क्या कार्य प्रणाली है और कैसे कोर्ट में काम किया जाता है। तो आप इस चीज को अपने कॉलेजेस के दौरान ही सीख सकते हैं, इसमें कोई भी बार नहीं है। आप जो है इंटर्नशिप करने के लिए अपने BA LLB कोर्स में कभी भी जा सकते हैं। ठीक, जैसे ही आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर कराते हो तो बार काउंसिल में रजिस्टर कराने के बाद आपको स्टेट का लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद आप जो है उस स्टेट में जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर देना होता है। और ये पेपर जो है ऑल इंडिया बार कंडक्ट कराती है और इसमें 100 मार्क्स का पेपर आता है जो कि 3.5 घंटे का होता है। और आपके पास सबसे मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया 33% जो है पासिंग मार्क्स रखा जाता है। जो भी बच्चे इसमें 33% स्कोर कर लेते हैं उनको ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया दे देती है और वो ऑल ओवर इंडिया जो है एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। मूविंग अहेड, चौथा होता है बिकम ऑफ जूनियर असिस्टेंट। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप ये है कि आप जैसे ही अपने आप को किसी भी बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर कराते हैं और सपोज करिए कि AIB का एग्जाम उसी टाइम खत्म हुआ है, अब जो है नेक्स्ट वाले एग्जाम में जो है आपको AIB देना होगा, तब आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस में क्या करना है, आपको किसी भी जो है बड़े एडवोकेट का या फिर किसी भी कोर्ट के किसी भी एडवोकेट का जो है जूनियर असिस्टेंट बन जाना है और जूनियर असिस्टेंट बन के वहां का सारा काम सीख लेना है। ठीक, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेटर ये होगा कि आप किसी भी हाई कोर्ट एडवोकेट के अंदर क्या करें, हाई कोर्ट एडवोकेट के अंदर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, जिससे कि आपको जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर पता चल सके कि कैसे कोई भी व्यक्ति जो है एक प्रोसीडिंग को पूरी तरह से कोर्ट में करता है। और अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के अंदर जो है अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट को ही टारगेट कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के ही अंडर जो है क्या अपनी इंटर्नशिप या फिर अपनी जो है प्रैक्टिस को स्टार्ट करना होगा, जिससे कि आप पहले प्रोसीजर सीख पाएं। आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है और कैसे कैसे आप जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। ठीक, तो अभी सबसे पहले क्या करना है, किसी का जूनियर एडवोकेट बन जाना है और पूरे काम को सीख लेना है कि किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट में कामकाज किए जाते हैं या फिर हाई कोर्ट्स में कामकाज किए जाते हैं। मूविंग हेड, पास द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। 5वां स्टेप, जैसे ही आप स्टेट बार काउंसिल में क्या कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके बाद जो है आपका AIBE का पेपर होगा। AIBE का एग्जाम होने के बाद जो है क्या करना है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया जाएगा, जिससे कि आप जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा, आप क्या किसी भी कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया जो है क्या आप जो है एलिजिबल हो जाते हो प्रैक्टिस करने के लिए। ये एग्जाम बिल्कुल भी टफ नहीं होता है क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम होता है, इसमें आपके बेयर एक्ट अलाउ होते हैं और आप अपनी किताबें लेकर इस एग्जाम को देने जाते हैं। तो इसमें जो है बहुत ही कम बच्चे फेल होते हैं। ये जो है हमारा लगभग 3.5 घंटे का पेपर होता है और 100 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप 33% मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अलॉट कर दिया जाता है। ठीक, तो जैसे ही आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो है
पास कर लेंगे वैसे ही आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया जाएगा। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस करने को एलिजिबल हो जाते हैं। वर्किंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको जो है सबसे पहले क्या करना होगा, आप जो है डायरेक्टली जल्दी हड़बड़ी ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनने में लगभग आपको 5 से 6 साल का वक्त लगता है। तो उस टाइम में आप क्या करें, वेरियस सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स में जहां जिस भी एडवोकेट के आप जो है क्या कहते हैं जूनियर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ जो है छोटे छोटे कोर्ट्स निचली अदालतों में भी जाएं और वहां के प्रोसीजर को भी समझें। क्योंकि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट मैटर आता है तो वो जो है पहले निचली अदालतों में सुना जाता है, उसके बाद उसका कोर्ट ऑफ सेशन पे जाता है, उसके बाद वो हाई कोर्ट पे जाता है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि एक मैटर कैसे नीचे वाले कोर्ट से धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको लगभग 5 से 6 साल का टाइम लगेगा एडवोकेसी करने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए। तब तक आप जो है छोटे कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स का, सारे कोर्ट्स का पूरा प्रोसीजर समझ लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले भविष्य में कोई भी केस आपके सामने आता है तो आपको एक स्टेज पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे किस कोर्ट से कौन सा केस आपके सामने आ रहा है। मूविंग अहेड, अब आता है एक्सपीरियंस की बात। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक, एक्सपीरियंस गेन करने की जब बात आती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपने किस दिन किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था। सपोज करिए कि 2012 में आपका लॉ हुआ और आपने 2018 तक जो है अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। ठीक, तो ये 2012 से लेकर 2018 जो 6 साल थे वो आपके एक तरीके से क्या हुए, वेस्ट हो गए। इसमें आपने अपने आप को एज अ एडवोकेट रजिस्टर ही नहीं कराया। तो जो भी बच्चे जैसे ही लॉ पास करते हैं उनसे सबसे पहला काम उनका ये होना चाहिए, आप सब कुछ भूल जाइए कि आपका रिजल्ट क्या रहा, आपको डिग्री कब मिलेगी। आप सबसे पहले जो है आपकी मार्कशीट आते ही अपने स्टेट बार काउंसिल में या किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद पहले अटेम्प्ट में ही क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE जो है एग्जाम क्वालिफाई करें, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस काउंट होता रहे। क्योंकि जब आप एडवोकेसी करना शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया, तो जब से आपकी रजिस्ट्रेशन डेट होती है उस दिन से आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू होता है। और ये एक्सपीरियंस बाद में सीनियर एडवोकेट बनने में, जज बनने में आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो जिस दिन आप लॉ पास कर लेते हैं उसके जल्दी से जल्दी आपको विद इन अ मंथ क्या करना चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ठीक, तो ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जो है मैटर करता है लॉ के फील्ड में। चाहे आप जो है जज की कुर्सी होल्ड करें या फिर आप जो है प्रैक्टिस करें, आपको सीनियर एडवोकेट बनाया जाए, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस लॉ में जो है बहुत ज्यादा काउंट किया जाता है। और एक्सपीरियंस के बिना क्या कहते हैं आपको वहां पे कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती है। तो ऐसे लोग जो लॉ पास कर रहे हैं उनके लिए पहला ये पॉइंट है कि आप सबसे पहले जाकर अपना स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेपर दीजिए, जिससे कि आप जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे आपका ओहदा ऑटोमेटिकली जो बार एंड बेंच के थ्रू सिलेक्शन किए जाते हैं सीनियर एडवोकेट के या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के, उसमें आपका नाम आ सके। मूविंग अहेड, पास द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम। देखिए, ये जो एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड एग्जाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और कुछ हाई कोर्ट्स ने अब इसको अलाउ कर दिया है। AOR का काम क्या होता है कि अगर कोई भी केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने फाइल किया जा रहा है तो उसका वकालतनामा जो है AOR लगाते हैं और उसका केस की पूरी रीडिंग करते हैं, जिससे कि अगर कोई भी कमियां उस केस में हो तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने के बाद वहां पे कोर्ट का टाइम नहीं वेस्ट हो। तो जो AOR का एग्जाम होता है ये जो है नॉमिनेट किए जाते हैं AOR सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट इसका पेपर कंडक्ट कराती है। तो जो भी व्यक्ति जो है कितना 4 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस रखता है प्लस 1 साल का जो है उसने क्या 1 साल का एक्सपीरियंस गेन किया हो किसी भी ऐसे AOR के अंदर जिसको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ठीक, तो जिसको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उसके अंडर आपको क्या करना है, 1 साल तक जो है क्या 1 साल तक एक्सपीरियंस गेन करना है, 1 साल उनके अंडर रह के काम करना है। कब से, जब आप 4 साल जो है किसी भी कोर्ट में इंडिया के प्रैक्टिस कर चुके हो। तो लगभग AOR का एग्जाम देने के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इसी वजह से मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने के लिए, एडवोकेसी करने के लिए जो है आपको लगभग 5 से 6 साल का टाइम लगता है। तो 5 साल बाद आप एलिजिबल होते हो AOR का एग्जाम देने के लिए। क्लियर, जब आप AOR का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आप 5 साल बाद मतलब अपने
6वें साल में AOR का एग्जाम देते हो और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी व्यक्ति AOR का एग्जाम नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता या वहां का अधिवक्ता नहीं बन सकता। इंडिया के बड़े बड़े नाम हैं जो कि AOR क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो आज भी हिंदुस्तान के सबसे दिग्गज एडवोकेट कहे जाते हैं। ठीक, नाम नहीं लेना चाहता मैं, यहाँ पे आपको बस बताना चाहता हूं, अगर सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपने AOR का एग्जाम नहीं दिया है तो आपका वकालतनामा या जो आपका केस होगा, आप जो भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट का AOR होगा उसका वकालतनामा लेकर अपना जो है क्या कहते हैं नेम डालकर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर चेन की बात करें तो आपको एटलीस्ट कितना 5 से 6 साल का जो है टाइम लगता है AOR का पेपर निकालने में, और उसके बाद आप एलिजिबल होते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। होल्ड एन ऑफिस, जैसे ही आप AOR का एग्जाम क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट के 10 माइल के एरिया में क्या करना होगा, 10 माइल्स के एरिया में अपना ऑफिस सेटअप करना होगा, जहां पे आप अपना ऑफिस बनाएंगे और वहां से आप पूरा का पूरा काम करेंगे। ठीक, तो ये जो है क्या आपको एक ऑफिस होल्ड करना पड़ता है, और अगर आप AOR बन जाते हैं तो ऐसे केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर्स होते हैं लॉयर्स के, वहीं पे आपको एक चैम्बर अलॉट कर दिया जाता है। और कुछ लोग ये चैम्बर नहीं यूज करते हैं क्योंकि ये चैम्बर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो अपना जो है 10 माइल्स के एरिया में, सुप्रीम कोर्ट के 10 माइल के एरिया में अपना चैम्बर खुद ही स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो इस तरीके से बनते हैं हमारे जो है क्या AOR। और जो इसका लास्ट स्टेप होता है कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप AOR के थ्रू जा रहे हो तो आपको लगभग 6 साल लगेंगे, और 6 साल के बाद ही आप जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना वकालतनामा फाइल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपको AOR का पेपर देना है और आप डायरेक्टली पार्टीज के साथ जो है आपके पास अगर केस आ रहे हैं और आप उन मुकदमों को फाइट करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या करना होगा, आपको किसी AOR के वकालतनामे को साइन करना होगा। वो AOR के साथ आप मिलकर केस लड़ सकते हैं। वो AOR कोर्ट में जाए रिप्रेजेंटेशन के लिए या नहीं जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वकालतनामा उनका ही लगता है। ये प्रैक्टिस भी सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से फॉलो की जाती है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बन सकते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, स्टडी IQ जुडिशरी के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि लॉ से रिलेटेड टॉपिक पे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आ सकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।